अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 सेकंड ईयर फिजिक्स। लेक्चर नंबर 2 हमारा होता है बच्चों कूलम लॉ से रिलेटेड। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में इसको लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, कूलम्स लॉ हमारे पास देखें, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि अगर सेम साइन के दो चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे वो डायग्राम में देखें, आपको Q1 और Q2 दो चार्जेस नज़र आ रहे हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। जबकि जो सेकंड डायग्राम है उसमें Q1 पॉजिटिव है और Q2 जो है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। और दोनों चार्जेस के जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमने क्या लिखा हुआ है, R। तो हमने पढ़ा कि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्शन की, ये किस तरह वेरी करती है, इसको बयान किया था चार्ल्स कूलम ने। चार्ल्स कूलम ने ये कहा कि ये जो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस होती है, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ है ये अप्लाई होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे। ये एक एमसीक्यू है कि कूलम लॉ की कंडीशन क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो कूलम लॉ अप्लाई होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। तो कूलम ने ये कहा जी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के। सबसे पहले आपने इसमें प्रोडक्ट को पढ़ना है, फिर मैग्नीट्यूड और फिर चार्जेस। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कहीं पे एक चार्ज है Q1 और ये 3 कूलम है, और एक और दूसरा हमारे पास चार्ज है जो कि इसकी मैग्नीट्यूड है 5 कूलम। तो अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो कूलम ने कहा कि ये जो फोर्स है वो होगी 15। यानी कि आपने Q1 की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है Q2 के साथ। तो 3 × 5, तो ये 15 न्यूटन जो है वो फोर्स होगी। तो उसने कहा कि अगर हम इनमें से किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज इसको 3 की बजाय हम 5 कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 25। और अगर हम दोनों को बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज इसको भी मैं 5 कर देता हूं, ठीक है जी, तो इससे भी मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर को आपने पहले पढ़ना है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आर यहाँ पे क्या चीज है, दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस, उनके सेंटर से। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। तो आप डेफिनेशन एक दो पढ़ लें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. मैथमेटिकली इसको अगर हम दोनों बातों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, और इसको कंबाइन किया तो ये देखिए। अब आप ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो फिर आपको पता है यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है के, इस के दो नाम है। एक हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और दूसरा हम इसको कूलम्स कांस्टेंट बी बोलते हैं। इसमें एक बात और देखें कि जो के है इसका अपना एक फार्मूला है, और वो के का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो E लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन, और ये जो नीचे O लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे नॉट। अब यहाँ पे देखें एक बात और, कि अगर मैं इस k की वैल्यू को यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये फार्मूला कुछ
इस शक्ल में भी लिखा जाएगा। और ये आपने ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादा यूज होगा फर्दर आगे। तो देखें एफ का फार्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात देखें, यहाँ पे याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एप्सिलॉन नॉट है यानी कि ई नॉट हम तब यूज करेंगे जब दो चार्जेस के दरमियान क्या चीज मौजूद होगी, तो दो चार्जेस के दरमियान क्या चीज मौजूद होगी, फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स याद रखें ये जो नीचे ई के नीचे अगर नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, ई के नीचे अगर नॉट लिखा है इसका मतलब होता है नथिंग। नथिंग का मतलब चार्जेस के दरमियान कुछ भी मौजूद नहीं है, बल्कि वहां पे क्या मौजूद है, सिर्फ फ्री स्पेस मौजूद है, या हम ये कह सकते हैं वहां पे एयर मौजूद है या फिर वैक्यूम मौजूद है। तो एयर, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस के लिए हम क्या यूज किया करेंगे, ई नॉट। लेकिन अगर कोई मीडियम मौजूद होगा यानी कि आप दो चार्जेस के दरमियान आप वाटर में उनको डिप कर देते हैं, आप दोनों चार्जेस को किसी वुड के साइड्स पे रख देते हैं या कोई और मीडियम आप ला के रख देते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ई नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, ई एम लिखेंगे। यहाँ पे जो ई नॉट है इसको हम बोलते क्या हैं, पढ़ने को तो हम इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये होती क्या चीज है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम, इनके लिए ई नॉट की वैल्यू वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन याद रखें बच्चों ये किसके लिए वैल्यू है, सिर्फ फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम चेंज होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां से आपने जो एक और बात याद रखनी है एमसीक्यू के लिए, वो ये कि जो के है, के जो है ये डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन चार्जेस पे। दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है, क्योंकि हर मीडियम के लिए ई की वैल्यू क्या है, अलग। अगर तो फ्री स्पेस है फिर तो ई नॉट की ये वैल्यू है, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये चेंज होने से के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर देखें, अगर हम यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू यानी कि फ्री स्पेस मौजूद है और ये ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इस फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास जो के का आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 9 इंटू 10⁻⁻9 यूनिट। तो यूनिट देखें मैंने ऊपर बनाया, देखें यहीं से आप इस फार्मूले से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नीचे आर स्क्वायर डिवाइड में लिखा हुआ है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स के साथ, तो वो बन जाएगी शक्ल। फिर उसमें से Q1 और Q2 को आप एफ आर स्क्वायर के नीचे डिवाइड कर दें तो के आपका अलग हो गया। अब फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। आर डिस्टेंस है, लेंथ है, तो मीटर में मेजर होती है, तो ऊपर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे Q1 और Q2 दोनों क्या है, चार्ज है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो के का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखें याद रखें ये वैल्यू जो आई है ये तब आई है जब हमने क्या चीज यूज की है, ई नॉट की वैल्यू यूज की है। दोनों चार्जेस के दरमियान क्या चीज मौजूद थी, फ्री स्पेस मौजूद थी। अगर कोई मीडियम होगा तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 नहीं आएगी। तो एक चीज कि के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम बिटवीन चार्जेस पे। सेकंड देखें यहाँ पे जो यूनिट के का हमने यूज किया वो हमने यूज किया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी कि हम ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं। लेकिन हम न्यूटन की बजाय अगर इसका एक यूनिट यूज करते हैं डाइन, और मीटर की बजाय हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और कूलम की बजाय उसका दूसरा यूनिट स्ट्रैट कूलम अगर यूज करते हैं तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी।
अगर हम न्यूटन की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, डाइन यूज़ करते हैं उसका दूसरा यूनिट, और मीटर की बजाय उसका छोटा यूनिट क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, कूलम की बजाय उसका छोटा यूनिट स्टैट कूलम यूज़ करते हैं, तो ये वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब हुआ कि के की ये वाली वैल्यू या जो के है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो उसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, या परमिटिविटी है, सिर्फ परमिटिविटी, ये क्या चीज़ है और इसका हमारी फोर्स पे क्या असर पड़ता है। ओके, अगर हम अब इसी कूलम्ब लॉ के अगर वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करें, जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट 2 ईयर्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पहले पोर्शन में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था वो यही था कि आपने ये प्रूव करना है कि कूलम्ब लॉ जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाए तो उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो न्यूटन ने ये कहा था अपने थर्ड लॉ के अंदर कि जो दूसरी बॉडी है वो भी इन रिस्पॉन्स क्या करती है, रिएक्शन शो करती है, और ये एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे भी प्रूव करनी है कि चार्जेस में भी सेम ऐसा ही होता है। तो हमने यही प्रूव करना है कि जो चार्जेस दरमियान फोर्सेस है ये म्यूचुअल फोर्स है, कि एक चार्ज दूसरे में वो लगाएगा तो दूसरा भी पहले में फोर्स लगाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम को समझें। देखें यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो Q1 जो Q2 पे चार्ज Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है उसको हमने लिखा है F21, जो ऊपर वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है F21। तो F21 जो है ये वो फोर्स है बड़ी देर आ चुकी, जो कि देखें जब हम F21 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये F21 लिखा जाएगा। यहाँ पे हम 2 जो है वो शो करेगा ऑन को और 1 शो करेगा बाई को, यानी कि वो फोर्स जो कि कौन लगा रहा है, चार्ज 1 लगा रहा है 2 पे, तो उसको हम शो करेंगे F21 से। और इसी तरह वो फोर्स जो कि कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, जो बाद में लिखा हुआ है 1 पे, इसको हम लिखेंगे F12। अब इनका फार्मूला हमने कैसे लिखा है, तो उसके फार्मूले के लिए सबसे पहले आप देखें, आपने फर्स्ट ईयर में एक बात सीखी है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो A और उसका हमने अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसका यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते थे कि इस वेक्टर को ही हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते थे, तो हमें इससे क्या मिल जाता था, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जिसको हम किस तरह शो करते थे कि उस वेक्टर के ऊपर हैट लगाते थे। तो A का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, A वेक्टर डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड। यहाँ से अगर मैं A वेक्टर लिखूं तो वो लिखा जाएगा A इंटू A हैट, यानी कि अगर हम एक वेक्टर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या लिखेंगे, उसका यूनिट वेक्टर। तो सेम यहीं पे देखें, हमने लिखा F21 वेक्टर। F21 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, F की मैग्नीट्यूड, और F की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ उसका यूनिट वेक्टर हमने क्या लिखा R21 है। R21 हेड क्या चीज है, F21 का यूनिट वेक्टर, जैसे वो डायग्राम में भी लिखा हुआ है। सेम इसी तरह F12 वेक्टर, F12 का वेक्टर उसको कैसे लिखेंगे, F12
वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इसी फार्मूले के मुताबिक देखें F12 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, F यानी कि मैग्नीट्यूड और फिर इसी फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है, तो इसी फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने क्या लिखा हुआ है, उसको हमने लिखा हुआ है R12 हेड। तो ये देखें अब फर्दर एक और स्टेप यहीं पे मैं लिखता हूँ F12 वेक्टर, F की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और साथ उसके क्या रह जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। इस तरह आप ये दोनों स्टेप्स लिख सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट थिंग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इसके बना सारा ये प्रूफ लिखा जाएगा, ये मैं रेस कर देता हूँ। चलो देखें जी, ये हमने दोनों के फार्मूले लिख लिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ये क्या है, ये हमारे पास F21 है, ठीक है। अच्छा F21 का फार्मूला भी लिख लिया, F12 का फार्मूला भी लिख लिया। अब देखें R21 यूनिट वेक्टर और R12 यूनिट वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, तो दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में क्या होंगे इक्वल। बट अगर हम डायग्राम से भी देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। फिर आप डायग्राम में देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर हम एक के साथ क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, यानी कि जहां पे R21 हैट है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, -R12 हैट। तो देखें इस जगह पे इस इक्वेशन में F21 में F21 लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, जहाँ पे R21 हैट था, जहाँ पे R21 हैट था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया -R12 हैट। अब आप देखें इसमें से ये इतनी टर्म को आप देखें इधर, और इस टर्म को अगर आप देखें इधर यहाँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइड किसके बराबर आ गई है, F12 के, तो ये देखें बिल्कुल सेम हो। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस उसी तरह, और इसकी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे F1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर चार्ज 1, मैंने बताया था कि जो सेकंड में लिखा होगा वो उसका मतलब क्या होगा बाई, और जो पहले लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा ऑन। तो अगर चार्ज 1 से फोर्स लग रही है किस पे 2 पे, तो फोर्स लगेगी किस पे 1 पे भी, किसकी तरफ से 2 की तरफ से, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगी इक्वल, बट ऑपोजिट एंड क्या होगी डायरेक्शन, माने सानी या उतार। इससे प्रूव हुआ कि जो हमारे पास कूलम फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी समझें। इसके बाद वो क्वेश्चन जिसमें से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज भी बनते हैं, उसको ज़रा समझते हैं हम लोग जी। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिकल फोर्स, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, अगर हम बीच में उन दोनों चार्जेस के दरमियान को मीडियम ला के रख देते हैं, ठीक है, तो उससे फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। हम दो चार्जेस के दरमियान क्या लेके आएंगे, डाइइलेक्ट्रिक। अब डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ है इंसुलेटर, इंसुलेटर का ही दूसरा नाम क्या है डाइइलेक्ट्रिक। तो कोई भी इंसुलेटर जो हम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान रखते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं डाइइलेक्ट्रिक। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, ठीक है, रबड़ है, ठीक है, मिका है, ये बहुत सारे ऐसे
इंसुलेटर आप लोग रख सकते हो। तो जब हम दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर यानी कि वो मीडियम फ्री स्पेस हटा के, वहाँ पे फ्री स्पेस अगर थी तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे कोई मीडियम रख देते हैं, तो फिर क्या होगा। अब यहीं पे एक डेफिनेशन और समझते हैं क्वांट चार्जेस क्या होते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी डायग्राम आप समझें। पास करेंगे ये एक चार्ज है हमारे पास और एक मेरे पास ये चार्ज है, और ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। अब आप खुद देखें कि चार्जेस का साइज बड़ा है या फिर चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस, तो डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस उनकी साइज से ज़्यादा हो तो हम ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस। क्योंकि पॉइंट चार्जेस इतने छोटे चार्जेस होते हैं कि उनके दरमियान का डिस्टेंस उनके साइज से भी क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। पॉइंट चार्ज की एक छोटी सी डेफिनेशन और भी आप याद रख सकते हैं, और वो ये है कि चार्ज हैविंग नो डायमेंशन। कैसा चार्ज जिसकी कोई डायमेंशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अब ये यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, इसको समझाने के लिए और आपको बताने के लिए आपको मैं एक डेरिवेशन साथ समझाऊंगा जो कि आप नोट कर लें और उसको पेपर में अपने नोट्स में साथ लाजमी लिख लें, ताकि आपको ये जो बातें लिखी हुई हैं वो ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस लेक्चर का। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, परमिटिविटी। आपने पिछले ये तो पढ़ा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका सिंबल भी पढ़ा, उसकी वैल्यू भी पढ़ी, लेकिन सिर्फ परमिटिविटी क्या होती है और इसका क्या रोल होता है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ये डायग्राम समझाना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट इसका ये है, उसके बाद मैथमेटिकली भी हम इसको देख लेंगे कि मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलता है कि इसका क्या रोल है। सबसे पहले देखें इस डायग्राम को। इसमें आपको एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की एक प्लेट दिखाई गई है और एक साइड पे एक नेगेटिव चार्जेस की प्लेट दिखाई गई है। तो एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब कहीं पे एक चार्ज मौजूद हो तो ये अपने गिर्द एक जगह रखता है जिसके अंदर ठीक है, ये इसके गिर्द वो जगह होगी जिसके अंदर ये दूसरे चार्जेस पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगाता है। और किसी भी चार्ज का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं लाइंस, और उन लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कहीं पे एक पॉजिटिव और एक साइड पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जाती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही मदद से दो चार्जेस एक दूसरे में फोर्स लगा रहे होते हैं। तो देखें, ये पॉजिटिव चार्जेस से हम बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, यानी कि ये चार्जेस उन नेगेटिव चार्जेस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब जब हम कोई एक इंसुलेटर बीच में ला के रखेंगे तो इंसुलेटर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इंसुलेटर के अंदर मौजूद होते हैं एटम्स, यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह वो रैंडम अरेंज होते हैं पहले, ठीक है जी। अब इस इंसुलेटर को या इस डाइइलेक्ट्रिक को जब आप इन दो चार्जेस इन चार्जेस के दरमियान में ला के रख देंगे, तो आपने दरमियान में ला के रखा, ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इस डाइइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देंगे, और जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो फिर तीसरी डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले से था वो किस तरफ था, वो था राइट साइड की तरफ, ये पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ था, राइट साइड की तरफ। अब जब आपने ये डाइइलेक्ट्रिक बीच में रखा और उसके पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे आ गए और नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे आ गए, तो इधर पॉजिटिव इकट्ठे हो गए राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ क्या इकट्ठे हो गए उसके नेगेटिव चार्जेस। तो फिर उसमें भी ए साइड पे पॉजिटिव इकट्ठे हुए हैं और ए साइड पे क्या इकट्ठे हुए हैं, नेगेटिव। तो
उसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो पहले ये चार्जेस इन चार्जेस पे फोर्स लगा रहे थे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक ला के रखा तो एक और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और आपने फर्स्ट ईयर में ये बात सीखी है कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो डाई इलेक्ट्रिक यानी कि मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा। तो किसी भी मीडियम की ये ताकत, ये एबिलिटी कि वो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको कितना कम करवा सकता है, इस चीज को हम उस मीडियम की क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। आप डेफिनेशन एक दफा ध्यान से पढ़ें तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन में क्या लिखी है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम की ये एबिलिटी विच अलाउज इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इजाजत देता है, विच अलाउज इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कम। और ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था पहले उतनी ही फोर्स ज़्यादा लगनी थी। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से और कुछ कैंसिल होने की वजह से कम हो गया, तो अब फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परमिटिविटी आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज, एक और डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है रिलेटिव परमिटिविटी की। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला पहले आप डेरिवेशन उसकी सीख लें, फिर हम डेफिनेशन उसकी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर फर्ज करें दो चार्जेस के दरमियान पहले मौजूद थी फ्री स्पेस, मैंने आपको पहले बताया कि जहां पे भी ये नॉट इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद है, फ्री स्पेस मौजूद है। तो फर्स्ट करें दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान क्या चीज मौजूद है, फ्री स्पेस मौजूद है, पहली डायग्राम। अब उन दोनों चार्जेस के दरमियान हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक, कोई मीडियम ला के रख दिया। जब हम मीडियम ला के रख देंगे तो अब नॉट की जगह क्या यूज करेंगे, एम, ई एम, और फोर्स के साथ भी क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे। इन दोनों फोर्सेस को आप करते हैं डिवाइड, एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ एम। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप दोनों साइड्स को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें मैंने इसकी वैल्यू को इस पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू भी कैंसिल, ठीक है, ये ओवरऑल कैंसिल हो गए, Q1 Q2 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिवाय किसके, ये कैंसिल नहीं हो रहे, ठीक है। इसमें से क्या बचेगा, 1/E0, और इसमें से बचेगा 1/EM, 1/E0 और 1/EM। इसको ऊपर ले जाए, EM और ये E0 इधर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया। तो बच्चों दोबारा देखो, FO डिवाइडेड बाई FM, इसके बराबर निकला हमारे पास EM डिवाइडेड बाय E0। तो बच्चों FO डिवाइडेड बाय FM, इसको भी हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या फिर EM डिवाइडेड बाय E0, क्योंकि है तो आपस में बराबर। देखें FO डिवाइडेड बाय FM बराबर है किसके, EM ओवर E0 के। तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ER। तो रिलेटिव परमिटिविटी ER इज इक्वल्स टू FO डिवाइडेड बाय FM, और इसी तरह ER इज इक्वल्स टू EM ओवर E0। तो यहाँ से बच्चों देखो, ये इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिखेंगे तो वो देखें क्या लिखा जाएगा, यानी कि जहां पे कहीं पे फार्मूले में ये फार्मूला, अब ध्यान से जरा देखिएगा, ये EM जहां पे लिखा हुआ है, जहां पे EM लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिखेंगे, EM की जगह पे देखें, EM की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E0 इंटू ER। तो बच्चों देखो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, खुद सोचो। पहले यहाँ पे सिर्फ एक टर्म थी E0, जब हम मीडियम ला के रखते हैं तो यही टर्म की जगह पे यहाँ पे कितनी टर्म्स आ जाती हैं,
दो टर्म आ जाती है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, ये वाली टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली क्या की इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज करेगी, तो फोर्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखें जब भी हमको मीडियम ला के रखते हैं तो फोर्स क्या हो जाती है, कम, और रिलेटिव फील्ड भी कम, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया था। अब आप डेफिनेशन को एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पे ये दोनों रिलेटिव परमिटिविटी में देखें, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। कौन डिवाइड हो रहा है, ई एम क्या चीज़ है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, या परमिटिविटी व्हेन सम इंसुलेटर इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, एंड ई नॉट क्या चीज़ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखें रेशो किसकी रेशो है, ये जब दो चार्जेस के दरमियान क्या मौजूद है, व्हेन सम इंसुलेटर इज प्लेस्ड, सम इंसुलेटर मतलब मीडियम, डिवाइडेड बाय व्हेन फ्री स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। तो इस तरह आप इसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यूज, इसके न्यूमेरिकल और इसकी एग्जांपल जो है वो भी हम लोग साथ ही ट्राई करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।